नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शिक्षा मनोविज्ञान, एडुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात अध्याय संख्या 3 शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं शैक्षिक निहितार्थ। इस अध्याय में हम एक एक करके समझेंगे ये सारे टॉपिक। 1. शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। 2. शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। 3. शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। 4. शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। 5. अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। 6. शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षार्थी का संबंध। 7. मनोविज्ञान के शैक्षिक निहितार्थ। 8. शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। 9. शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को आसान और समझने योग्य तरीके से। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं शैक्षिक निहितार्थ। बच्चों, सोचिए जरा, इस विशाल धरती पर प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना कौन है? हाँ, मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग। और इस रचना को अद्भुत बनाने वाला क्या है? उसका भाषा विकास और बुद्धि का विकास। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि विकसित हुई, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता गया। अब जब वो अपने वातावरण के संपर्क में आता है तो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस। और यही अधिगम उसे शिक्षित बनाता है यानी उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। वो एक सामान्य प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, बौद्धिक प्राणी बनता है और अंततः प्रकृति की सर्वोत्तम कृति कहलाता है। अब यही शिक्षित और विकसित मनुष्य समाज के प्रति अपनी शैक्षिक भूमिका निभाता है और इसी का मूल आधार है मानव का मनोशैक्षिक विकास। शिक्षा शब्द का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हिंदी का शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। इसमें आ प्रत्यय जुड़ने से शिक्षा शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना दोनों। टारगेट। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसेयर से आया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ई का अर्थ है अंदर से, फ्रॉम विद इन, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना यानी टू लीड फॉर्थ। यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, स्टेलरों का। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे में पहले से कुछ ना कुछ शक्ति, प्रतिभा या क्षमता छिपी होती है। शिक्षा का कार्य है उन शक्तियों को बाहर निकालना, उन्हें विकसित करना, प्लांट। इसलिए शिक्षा सिर्फ सिखाना नहीं बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का तात्पर्य है सीखने की निरंतर प्रक्रिया और उससे प्राप्त अनुभवों का भंडार, ब्रेन। मनुष्य आदिकाल से शिक्षा प्राप्त करता आ रहा है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र था आत्मविकास और आत्मप्रकाश। तब शिक्षा को जीवन के 4 आश्रमों में से पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया था। उस समय यह माना जाता था कि जीवन के पहले 25 वर्ष केवल अध्ययन और संयम के लिए हैं। गुरुकुलों में कठोर नियम होते थे जहां शिक्षा को एक तप माना गया था, फायर। लेकिन समय बदला। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल आत्मविकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, हैंडशेक। पश्चिमी देशों में शिक्षा का दृष्टिकोण। यूनान में शिक्षा का अर्थ था शरीर का विकास, मन का विकास, राजनीति की समझ और सौंदर्य की भावना का विकास, आर्टिस्ट। जबकि आज शिक्षा को जीवन की एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। यानी शिक्षा हमें जीवन के हर कदम पर कुछ नया सीखने, समझने और सुधारने का अवसर देती है, मसल पावर। तो बच्चों, अंत में याद रखिए, शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे हम खरीद लें या पकड़ लें, बल्कि ये तो एक जीवन यात्रा है, रॉकेट, जिसमें हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और लगातार अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करते रहते हैं। स्टार एनग्यू का। शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चलिए दोस्तों,
अब समझते हैं शिक्षा का असली मतलब क्या होता है। अक्सर हम ये शब्द रोज सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि शिक्षा के पीछे की गहराई क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, वर्बल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए बच्चों, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और अंग्रेजी में इसका रूप है एजुकेशन, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम या एजुकेयर से आया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसका सीधा मतलब है सीखना और सिखाना दोनों ही। यानी शिक्षा सिर्फ वो नहीं जो हमें कोई सिखाए, बल्कि वो भी जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है शिक्षा एक प्रक्रिया है, वस्तु नहीं। ये जीवन के हर पल में हमारे साथ चलती रहती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब बात करते हैं इसके व्यापक अर्थ के, मतलब वो शिक्षा जो सिर्फ किताबों या स्कूल तक सीमित नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ ये बताता है कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ अनुभव करता है, कुछ महसूस करता है, और यही सब उसकी शिक्षा है। यहाँ पर शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन अनुभवों का परिणाम होती है। मनुष्य की शिक्षा उसकी दो चीजों पर निर्भर करती है, एक उसकी वंश परंपरा, दूसरा उसका वातावरण या समाज, एनवायरनमेंट और सोसाइटी। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों और वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लेता है, तो वही उसकी शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था होती है। रूसों का कहना था, हर व्यक्ति एक साथ शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अनुभव बांटते हैं और सीखते रहते हैं। और मैकेंजी ने बहुत सुंदर बात कही, शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा कभी रुकती नहीं, वो हमें रोज बेहतर बनाती है, हमारे विचार, भाषा और व्यवहार को निखारती है। इस दृष्टि से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास। अब आइए शिक्षा के वास्तविक अर्थ पर बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षा का असली मतलब केवल दो विषयों या दो दिशाओं में विकास नहीं है, बल्कि शिक्षा को सर्वदेशीय यानी यूनिवर्सल रूप में समझना चाहिए। यानी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए। जब शिक्षा इन सभी दिशाओं में विकास करे, तभी उसे वास्तविक शिक्षा कहा जा सकता है। लेकिन एक बात और, कई बार शिक्षा को संकुचित अर्थ यानी नैरो मीनिंग में देखा जाता है। जब शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज की चार दीवारों तक सिमट जाती है, तो उसका असली उद्देश्य खो जाता है। असल में बच्चा स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ सीखता है, जैसे घर से, समाज से, अपने अनुभवों से। अगर शिक्षक इन बातों को नजरअंदाज कर दे, तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों है? अब ये समझिए कि शिक्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि ये जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। देखिए, इसके वैज्ञानिक स्वरूप को हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। एक, शिक्षा जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा, ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की द्विमुखी प्रक्रिया है। तीसरा, यह बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। चौथा, यह हमेशा गतिशील रहती है, यानी डायनामिक। पांचवा, यह एक क्रियापरक और उन्नतिपरक परिवर्तन है। छठा, यह विकास का सतत मार्ग है। सातवां, यह अनुभवों का भंडारण है, यानी स्टोर ऑफ एक्सपीरियंसेस। और अंत में यह वंश परंपरा और वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। अंत में समझिए, शिक्षा केवल डिग्री या परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली, सोच और व्यवहार को आकार देने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, मतलब वो विषय जो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बीच गहरा पारस्परिक संबंध है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब सवाल उठता है, आखिर ये शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है? तो आइए इसे सरल और भावनात्मक ढंग से समझते हैं।
जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। तो अब सोचिए, जब शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ काम करते हैं तो जो नया क्षेत्र बनता है वही कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी सरल शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो ये बताता है कि बालक कैसे सीखता है, क्यों सीखता है और उसकी सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसे मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष, अप्लाइड साइड ऑफ साइकोलॉजी माना गया है। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और विधियों को शिक्षण प्रक्रिया में लागू किया जाता है ताकि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की प्रगति में पूरी तरह सफल हो सके। अब आइए कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं सुनते हैं और उनके विचारों को भावनात्मक रूप से समझते हैं। पहला, स्किनर। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन, अ सोशल प्रोसेस, एंड फ्रॉम साइकोलॉजी, अ बिहेवियरल साइंस। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान के व्यवहारिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। यानी यह वह क्षेत्र है जहां समाज और व्यवहार दोनों मिलकर सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। दूसरा, कॉलसैनिक। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सरल शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है मनोविज्ञान के सिद्धांतों और खोजों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना। यानी जो बातें मनोविज्ञान ने सिखाई हैं उन्हें हम शिक्षण में लागू करें ताकि बच्चों का विकास अधिक प्रभावी हो सके। तीसरा, स्टीफन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। स्टीफन कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के विकास का एक क्रमिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी ये हमें बताता है कि एक विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति किस प्रकार होती है और उसे किस दिशा दी जा सकती है। 4. क्रैग आदि। मतलब यह सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को शिक्षण वातावरण में लागू करने की प्रक्रिया है। यानी जो सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने में मदद करते हैं उन्हीं का उपयोग हम कक्षा में छात्रों को समझने और सिखाने में करते हैं। 5. क्रो और क्रो। Educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age. बच्चे से लेकर बड़े तक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के पूरा जीवन काल में होने वाले सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर चरण में लागू होता है। 6. Ausubel. Educational psychology is that specific branch of psychology concerned with the nature, conditions, outcomes and evaluations of school learning. ऑसुबेल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा है जो विद्यालयी अधिगम की प्रकृति, परिस्थितियों, परिणामों और मूल्यांकन से जुड़ी होती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इन सभी परिभाषाओं से हमें एक बात साफ समझ में आती है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक विषय है। यह शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के आपसी संबंधों को दर्शाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी कैसे सोचता है, कैसे सीखता है और उसके सीखने की प्रक्रिया को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य यानी जीवन के विकास, दिशा, भविष्यवाणी और आत्मबोध तक पहुंचने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं और ये हमारे जीवन तथा शिक्षण प्रक्रिया में क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आए और उनकी शैक्षिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य संगठित तथ्यों
और सामान्यकरणों का निर्माण करना है जो शिक्षक को सांस्कृतिक और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करें। अब स्किनर के बताए उद्देश्यों को एक एक करके समझते हैं। पहला, विश्वास उत्पन्न करना। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, समाज में समायोजन कर सकते हैं और व्यक्तित्व को नई दिशा दे सकते हैं। दूसरा, शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसा व्यवहार विकसित करना है जो जीवन में उपयोगी हो। तीसरा, बच्चों के प्रति सहानुभूति। शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए बच्चों के साथ व्यवहारिक और दयालु दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। चौथा, सामाजिक संबंधों का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि बच्चे समूह में रहना, दूसरों के साथ सहयोग करना और समाज में मिलजुल कर जीना सीखें। पांचवा, शिक्षण समस्याओं का समाधान। ये शिक्षकों को उन नियमों और तथ्यों का ज्ञान कराता है जिन्हें प्रयोग में लाकर शिक्षण की कठिनाइयों का हल निकाला जा सके। छठा, शिक्षक का आत्म-मूल्यांकन। शिक्षक अपने शिक्षण के परिणामों का विश्लेषण कर सके और दूसरों के शिक्षण तरीकों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रख सके। सातवां, समायोजन में सहायता। ये शिक्षक को यह सिखाता है कि कैसे अपने और दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करें ताकि सामाजिक और भावनात्मक समायोजन बेहतर हो सके। अब बात करते हैं चौहान द्वारा बताए गए 4 प्रमुख उद्देश्यों की। पहला, शिक्षक को शिक्षण से संबंधित मूलभूत कौशल प्रदान करना। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन देना। तीसरा, शिक्षकों को वैज्ञानिक ज्ञान समझने में सहायता करना। चौथा, शिक्षकों में व्यावसायिक विकास के लिए उत्साह की भावना उत्पन्न करना। अब शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण उद्देश्य देखते हैं। पहला, व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। शिक्षा मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि व्यक्ति किस प्रकार शिक्षण स्थितियों में विकसित होता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक शोध। ये बताता है कि शोध के परिणामों को कैसे शिक्षा में लागू किया जाए। तीसरा, व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा का असली उद्देश्य यही है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। चौथा, बच्चों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ये समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और किन परिस्थितियों में वे सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पांचवां, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है ताकि ये जाना जा सके कि व्यक्ति कैसे सीखता है और शिक्षा से जीवन के लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। छठा, वैयक्तिक विकास का अध्ययन। ये व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों, बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास को समझने में मदद करता है। सातवां, शिक्षार्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लर्नर्स। ये बताता है कि शिक्षार्थी कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और शैक्षिक वातावरण के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आठवां, उन्नत शिक्षण पद्धतियां विकसित करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बेहतर शिक्षण विधियां, अच्छे निर्देशन कार्यक्रम और प्रभावी विद्यालय प्रशासन की दिशा देता है। कुप्पूस्वामी के शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षण तथा उत्तम ढंग से सीखने में प्रयुक्त करना है। संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का असली उद्देश्य है बच्चे को समझना, उसे विकसित करना, उसके व्यवहार को सही दिशा देना और शिक्षा को जीवन से जोड़ना। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किन किन बातों से जुड़ा है, उसका अध्ययन किन किन दिशाओं में किया जाता है और एक शिक्षक के लिए यह कितना उपयोगी है। सबसे पहले समझते हैं विषय क्षेत्र का अर्थ क्या है। विषय क्षेत्र का मतलब है
किसी विषय का अध्ययन क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी उपयोगिता और वह किन किन पहलुओं से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ब्रॉड, क्योंकि यह विद्यालयी वातावरण में बच्चों के व्यवहार और उनके विकास दोनों से जुड़ा होता है। बच्चे भी बदलते हैं और उनका वातावरण भी बदलता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। यह एक गतिशील, डायनामिक और निरंतर बढ़ता हुआ विषय है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान के अंतर की। साधारण मनोविज्ञान मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा होता है। भावनाएं, विचार, अनुभूति, स्मृति, व्यवहार, सब कुछ। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान इन सब में से सिर्फ शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। यह विशेष रूप से उन लोगों का अध्ययन करता है जो सीखने की प्रक्रिया में हैं, यानी विद्यार्थी, लर्नर्स। इसलिए इसकी परिधि थोड़ी सीमित है, परंतु गहराई बहुत ज्यादा है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी कि बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाना, उनके व्यवहार को समझना और कक्षा में ऐसा माहौल बनाना जिससे हर बच्चा अपनी क्षमता तक पहुंच सके। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा आधार है जो उसे यह समझने में मदद करता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है, किसकी रुचि किस दिशा में है और किस परिस्थिति में बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा आधार है जो उसे यह समझने में मदद करता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है, किसकी रुचि किस दिशा में है और किस परिस्थिति में बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जब शिक्षक को यह ज्ञान होता है तो वह अपने पाठों को बच्चों की योग्यता और रुचि के अनुसार ढाल सकता है। गेट्स का कहना है, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज चेंजिंग एंड इज कंटिन्यूअसली वाइडनिंग, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र लगातार बदल रहा है और विस्तार पा रहा है। आज के समय में शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु बहुत बढ़ चुकी है। यह अब मनोविज्ञान की कई शाखाओं से ज्ञान लेता है, जैसे बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, अधिगम का मनोविज्ञान, चिकित्सकीय मनोविज्ञान, असाधारण मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और समाज मनोविज्ञान। इन सब क्षेत्रों के अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान और अधिक समृद्ध होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक शोध हुए हैं, जैसे कि बेहतर शिक्षण विधियां, शब्द युग्मों का अध्ययन, गणित और भाषा के अधिगम में सुधार, कक्षा का सामाजिक वातावरण और शिक्षा के परिणामों का मूल्यांकन। इन शोधों ने शिक्षा मनोविज्ञान को और अधिक व्यावहारिक बना दिया है। विद्यालयी जीवन में इसका योगदान बहुत बड़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में, पाठ्यक्रम निर्माण में, शिक्षण विधियों के चयन में और सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स के उपयोग में शिक्षकों को दिशा दी है। अब सोचिए, मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे याद कराया जाए ताकि वह व्यवहार में भी परिवर्तन ला सके। इसलिए कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, बिहेवियरल साइंस। यह मानव व्यवहार से जुड़े नियमों पर आधारित है और इन्हीं नियमों की मदद से शिक्षक अपने विद्यार्थियों के विकास में सहायता करते हैं। अंत में कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह शक्ति देता है कि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तरदायी नागरिक, विचारशील और विवेकशील मनुष्य तथा रचनात्मक व्यक्तित्व बना सके। एक सच्चे और सफल शिक्षक बनने के लिए यह जरूरी है कि वह बच्चे की विकासात्मक अवस्थाओं और उसकी विशेषताओं को भली भांति समझे, क्योंकि अगर शिक्षक को व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो वह यह भी नहीं समझ पाएगा कि बच्चे में वांछित परिवर्तन कैसे लाया जाए। संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा दर्पण है जो शिक्षक को बच्चे के मन को देखने और समझने की दृष्टि देता है, और यही दृष्टि एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी ये किन किन बातों पर केंद्रित होता है और एक शिक्षक को ये किन क्षेत्रों में मार्गदर्शन देता है। सबसे पहले जानते हैं प्रारंभिक तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान किन बातों पर ध्यान देता है। पहला है शिक्षार्थी की प्रकृति
और उसके लक्षण। हर बच्चा अलग होता है, उसकी सोच, रुचि, आदतें और सीखने का तरीका सब अलग। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी बातों को समझने में मदद करता है ताकि शिक्षक हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ा सके। टारगेट। दूसरा है मानवीय वृद्धि और विकास। ये अध्ययन करता है कि बच्चे का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से कैसे होता है, क्योंकि जब हम बच्चे के विकास को समझते हैं तभी हम उसकी सीखने की प्रक्रिया को सही दिशा दे पाते हैं। स्टार्ट। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया को सुधारना। शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उनकी सीखने की प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि ये विषय शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइट बल्ब। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। इंडिया साइंस स्क्रॉल। शिक्षा मनोविज्ञान ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शिक्षा कार्यक्रम केवल रटने वाले ना हों, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हों, जहां बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। रेनबो। पांचवा है मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कब वो तनाव में है और कब उसे सहयोग या मार्गदर्शन की जरूरत है। ब्रेन हार्ट। छठा व्यक्तित्व विकास और समायोजन। हर बच्चा समाज में दूसरों के साथ रहना सीखता है। शिक्षा मनोविज्ञान उससे ये सिखाने में मदद करता है कि वो परिस्थितियों के साथ कैसे समायोजन करे और एक संतुलित व्यक्तित्व कैसे विकसित करे। स्प्राउट। सातवां है विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली, पिछड़े या अपचारी बालक। ग्लो, बैकवर्ड एरो, बिगर हैंड्स विथ बिगर हैंड। कुछ बच्चे बहुत आगे होते हैं, कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चों को विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे बच्चों को पहचानने, समझने और उन्हें सहारा देने में मदद करता है। शेक हैंड्स। आठवां मापन और मूल्यांकन, रूलर बार चार्ट। ये क्षेत्र बताता है कि विद्यार्थी की प्रगति को कैसे मापा जाए, उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए और शिक्षक अपने शिक्षण के परिणामों को कैसे समझे। नवा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पजल। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी की बुद्धि तेज, किसी की भावनाएं प्रबल, किसी का अनुभव अधिक तो किसी का दृष्टिकोण अलग। शिक्षा मनोविज्ञान इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानता है और बताता है कि हर विद्यार्थी के अनुसार शिक्षण विधि को कैसे ढालें। आर्ट। 10वां है शिक्षक और मार्गदर्शन कार्यक्रम। गर्ल प्रोग्राम, स्पीच बलून, फ्यूचर एरो। ये शिक्षक को ये सिखाता है कि बच्चों को सही दिशा कैसे दें, कैसे उनके साथ संबंध मजबूत बनाएं और कैसे वे हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 11वां अभिप्रेरणा और अधिगम का अंतरण। मसल्स बुक। बच्चे तभी सीखते हैं जब वे प्रेरित होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि उन्हें सीखने के लिए उत्साहित कैसे किया जाए और एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कैसे काम आए। 12वां स्मरण और विस्मरण, ब्रेन टाइम फ्रेम। बच्चा क्या याद रखता है और क्या भूल जाता है, ये सब उसके मस्तिष्क की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि सीखी हुई बातों को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। अब आइए देखें कि कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस विषय को कैसे समझाया है। ओपन ब्रैकेट एरो, ओपन बुक। गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 4 मुख्य क्षेत्र बताए हैं। पहला, बालक और उसका विकास, जिसमें विकास की दिशा, बुद्धि, भाषा, चिंतन और समाजीकरण जैसे पहलू आते हैं। दूसरा, अधिगम और शिक्षा प्रक्रिया। अधिगम प्रेरणा, कौशल विकास, समस्या समाधान और चरित्र निर्माण तक। तीसरा, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन, कैसे हम उनकी उपलब्धियों और सीखने की समस्याओं का मूल्यांकन करें। चौथा, बच्चों का मार्गदर्शन, पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ समायोजन,
और विद्यार्थी शिक्षक के बीच संबंध को मजबूत बनाना। शेक हैंड्स। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 क्षेत्र हैं। पहला, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ। और तीसरा, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस। इनमें शामिल हैं अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की कठिनाइयों का निदान। अंत में समझिए एक बात, शिक्षा मनोविज्ञान केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समझने की प्रक्रिया भी है। ये हमें ये सिखाता है कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे के भीतर एक संभावना छिपी है, जिसे सही दिशा देकर उजागर किया जा सकता है। ग्रूइंग। संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ये बालक के मन से लेकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व तक हर पहलू को छूता है। अब हम एक बहुत ही रोचक और जरूरी विषय को समझने जा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किन किन बातों का अध्ययन करता है और कैसे ये शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के जीवन को दिशा देता है। सबसे पहले समझिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन और विकासशील विज्ञान है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसे सीमित दायरे में बांधना कठिन है, क्योंकि ये मानव व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास से जुड़ा हुआ है। अब आइए इसके प्रमुख क्षेत्रों को क्रम से समझते हैं। पहला, वंशानुक्रम तथा वातावरण। बच्चा कैसा बनेगा? इसमें 2 शक्तियां काम करती हैं, वंशानुक्रम जो उसे जन्म से मिलता है और वातावरण जो उसे चारों ओर से घेरता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि इन दोनों का संतुलन ही बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। पहले चलना, बोलना, फिर समझना और आगे बढ़ना। शिक्षा मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि सीखना प्रभावी, रोचक और कम प्रयास में अधिक फलदायी कैसे बनाया जाए। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। किसी की स्मृति तेज होती है तो किसी की कल्पना शक्ति प्रबल होती है। शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि हर बच्चे को उसकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। यानी एक जैसी शिक्षा सब पर लागू नहीं की जा सकती। चौथा, वृद्धि तथा विकास। बच्चे के विकास के कई स्तर होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी का अध्ययन करता है ताकि शिक्षक जान सके कि किस उम्र में बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं और उसे कैसे सिखाया जाए। पांचवा, शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि बच्चा शारीरिक रूप से सक्रिय है तो उसकी सीखने की क्षमता भी अधिक होगी। शिक्षा मनोविज्ञान यह समझाता है कि खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं। छठवां, व्यक्तित्व का विकास और समायोजन। शिक्षा का असली उद्देश्य है बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व विकास और सकारात्मक समायोजन। शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि कैसे बच्चा समाज में आत्मविश्वास से रह सके और जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखे। सातवां, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा ही सीखने में रुचि रखता है। यदि बच्चे के मन में डर, तनाव या निराशा है तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह सिखाता है कि वह बच्चों की भावनाओं को समझे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। आठवां, मार्गदर्शन और परामर्श। हर बच्चे को कभी न कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षक जब बच्चे की समस्या को पहचानकर उसे सही दिशा देता है तो वही असली शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह कौशल देता है कि वह सहानुभूति और समझदारी से बच्चे को संभाल सके। नौवां, पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम का निर्धारण बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि सहपाठ्य गतिविधियां भी जरूरी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि कैसा ऐसा पाठ्यक्रम बने
जिससे बच्चे का बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास हो। 10वां, अनुशासनात्मक समस्याओं का समाधान। अनुशासन डर से नहीं, समझ से आता है। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि बच्चे में आंतरिक अनुशासन कैसे विकसित किया जाए ताकि वह स्वयं नियंत्रण सीखे और जिम्मेदार बने। 11वां, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि समूह परिस्थिति में बच्चा कैसे सीखता है, कैसे टीम वर्क, सहयोग और नेतृत्व गुण विकसित करता है। 12वां, बुद्धि तथा उसका मापन। हर बच्चे की बुद्धि अलग होती है। शिक्षा मनोविज्ञान बुद्धि के प्रकारों, उसके मापन और परीक्षणों के माध्यम से यह बताता है कि किस प्रकार की शिक्षा किस विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। 13वां, शिक्षण विधियों का अध्ययन। अच्छी शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षण विधि प्रभावशाली हो। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न विषयों के अनुसार उपयुक्त विधियां सुझाता है ताकि कठिन विषय भी सरल और रुचिकर बन जाए। 14वां, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक शिक्षा की आत्मा है। उसका व्यवहार ही विद्यार्थियों के सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्ण, धैर्यशील और प्रेरणादायक व्यवहार रखना चाहिए। 15वां, पाठ्यपुस्तकों का चयन। हर बच्चे की रुचि अलग होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि किन पुस्तकों से बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी और वो अधिगम को रोचक बनाएगा। 16वां, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। कुछ बच्चे दूसरों से बहुत अलग होते हैं। कोई अत्यधिक बुद्धिमान होता है तो कोई मंद अधिगम वाला, कोई शारीरिक रूप से विशेष होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान और अनुकूल वातावरण देकर उन्हें भी समान अवसर कैसे प्रदान किए जाए। अंत में समझिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान केवल बच्चों को पढ़ाने की कला नहीं है, बल्कि बच्चों को समझने की कला है। ये शिक्षक को ये दृष्टि देता है कि हर बच्चा अनोखा है, हर बच्चा विशेष है। बस जरूरत है उसे समझने की, उसे सही दिशा देने की। निष्कर्ष में कहा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मानव जीवन स्वयं। ये जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक सीखने की हर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज के समय में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह मनुष्य के मन, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ चुकी है। आइए समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है। 1. बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले जमाने में शिक्षा का केंद्र शिक्षक हुआ करता था, पर अब समय बदल गया है। अब शिक्षा बाल केंद्रित है, यानी ध्यान का केंद्र स्वयं विद्यार्थी बन गया है। अब शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक यानी गाइड बन गया है, जो बच्चे को उसके अनुभवों के आधार पर सीखने में मदद करता है। बच्चा स्वतंत्र होकर सीखता है, अपनी गति से बढ़ता है और अपने विकास का मार्ग स्वयं बनाता है। 2. अनुशासनात्मक सुधार यानी डिसिप्लिनरी इम्प्रूवमेंट। आज अनुशासन का अर्थ डर से नियम मानना नहीं रहा, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान ने सिखाया है कि असली अनुशासन वह है जो अंदर से आता है, यानी स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अब शिक्षक बालक के व्यवहार के कारणों को समझकर मनोवैज्ञानिक तरीकों से अनुशासन बनाए रखता है। इस तरह बच्चे में कार्य के प्रति जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। 3. सीखने की प्रक्रिया में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान असल में सीखने का मनोविज्ञान है। यह हमें बताता है कि किस विधि, युक्ति या तकनीक से बालक सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। इसके कारण पढ़ाई अब बोरिंग नहीं, बल्कि रुचिकर और समझ में आने वाली बन गई है। शिक्षक अब यह जानता है कि किस प्रकार से पढ़ाने से बच्चे का अधिकतम विकास होगा। 4. व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचि, क्षमता, सोच और समझ में अंतर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है कि हर बालक को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाए। कोई बच्चा तेज है, कोई सामान्य, कोई विशेष आवश्यकता वाला, सभी के लिए अलग अलग शिक्षण शैली की ज़रूरत होती है।
इसी से शिक्षा का असली उद्देश्य पूरा होता है, हर बच्चे का संपूर्ण विकास। 5. प्रभावशाली शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो विद्यार्थी के मन को समझता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि वह किस प्रकार से पढ़ाए जिससे छात्र स्थायी रूप से सीख सके। ये शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता यानी प्रोफेशनल स्किल को भी निखारता है। शिक्षक का जीवन जितना सशक्त और सकारात्मक होगा उतना ही वह अपने विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकेगा। 6. अनुसंधान की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसर्च। शिक्षा मनोविज्ञान ने हमें यह सिखाया है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार संभव है। अनुसंधान यानी रिसर्च के माध्यम से नई नई विधियां, नीतियां और तकनीकें सामने आती हैं। प्रेरणा, अधिगम, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सभी तत्व अब वैज्ञानिक दृष्टि से समझे जा चुके हैं। इन्हीं अध्ययनों के कारण आज शिक्षा अधिक प्रभावशाली और व्यावहारिक बन गई है। 7. मार्गदर्शन में सहायता यानी टू हेल्प इन रेंडरिंग गाइडेंस। शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन का रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि वह किस प्रकार से पढ़ाए जिससे छात्र स्थायी रूप से सीख सके। यह शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता यानी प्रोफेशनल स्किल को भी निखारता है। 8. समस्यात्मक बालकों की सहायता करना यानी हेल्पिंग द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। हर कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं या बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियां या व्यवहार संबंधी कठिनाइयां भी होती हैं। ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सिखाता है कि इन बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, इन्हें कैसे समझें और सुधारें। यह हर बालक को उसकी स्थिति के अनुसार सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। 9. स्वयं को जानना टू नो अबाउट हिमसेल्फ। शिक्षक का कार्य केवल दूसरों को जानना नहीं बल्कि स्वयं को भी समझना है। उसे यह जानना चाहिए कि उसकी कमजोरियां, भावनाएं और दृष्टिकोण क्या है। जब शिक्षक स्वयं को पहचानता है तभी वह अपने विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। यही आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बन जाती है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान है जो शिक्षक को विद्यार्थी, समाज और स्वयं तीनों से जोड़ता है। इसीलिए हर शिक्षक प्रशिक्षण में इसे अनिवार्य स्थान दिया गया है। ये शिक्षक को केवल पढ़ाने की नहीं बल्कि जीवन को छूने की कला सिखाता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर। जैसा कि सर टीपी नर ने कहा ही है, केवल वही शिक्षा प्रकृति के अनुसार शिक्षा है जो मनोविज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, अगर हम शिक्षा की असली आत्मा को समझना चाहें तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सिर्फ विषय नहीं है बल्कि ये उसका मार्गदर्शक, सहयोगी और प्रेरक है। यही शिक्षक को अपने छात्रों के मन, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद करता है। आइए जानते हैं शिक्षक के जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किन किन रूपों में दिखाई देता है। नंबर 1, कक्षा अधिगम की प्रक्रिया को समझना। एक शिक्षक तभी प्रभावशाली होता है जब वो सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझता है। कभी कभी हम कहते हैं कि गणित के सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री के सर पढ़ाते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? असल में फर्क विषय में नहीं बल्कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में होता है। एक सफल शिक्षक जानता है कि उसके विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, कौन से नियम, कौन सी विधियां और कौन से कारक उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं। वो अपने विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और गति के अनुसार पढ़ाता है। इससे उसकी क्लास रोचक, सार्थक और जीवंत बन जाती है। नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानना। हर कक्षा में कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ सामान्य और कुछ कमजोर। हर छात्र का सोचने का तरीका, भावनाएं और समझ अलग अलग होती है। यहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सबसे बड़ी मदद करता है। यह शिक्षक को सिखाता है कि कैसे वो अपनी शिक्षण विधि को हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार बदल सके। जैसे एक माली हर पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देता है, वैसे ही शिक्षक हर बालक को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देता है। नंबर 3, विकासात्मक विशिष्टताएं समझना। हर उम्र का बच्चा अलग सोचता है, अलग महसूस करता है। जो व्यवहार 6 साल के बच्चे में सामान्य है, वही 14 साल के बच्चे में अनुशासनहीनता लग सकती है। इसलिए अध्यापक को यह जानना जरूरी है कि किस उम्र में बच्चा किस तरह की भावनाएं, प्रवृत्तियां और समस्याएं अनुभव करता है। जब शिक्षक इन विकासात्मक चरणों को समझ लेता है, तब वो विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियरल चेंज लाने में सफल होता है। नंबर 4, अध्यापन विधि का ज्ञान। शिक्षण विधि केवल तकनीक नहीं, ये एक कला और मनोविज्ञान का संगम है। सिर्फ विधियां रट लेना पर्याप्त नहीं बल्कि उन्हें बाल मन की समझ के साथ लागू करना जरूरी है।
शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि कौन सा तरीका किस परिस्थिति में किस छात्र पर सबसे प्रभावी होगा। इससे शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रियाओं को समझकर अपनी शैली बदल सकता है। जैसा कि गैरिसन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मनोवैज्ञानिक त्रुटियों से बचाता है और गलत शिक्षण विधियों से रक्षा करता है। नंबर 5, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम बनाते समय यह समझना जरूरी है कि छात्र की मानसिक योग्यता और विकास स्तर क्या है। यदि बच्चा 10 वर्ष का है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति के अनुसार ही विषयों का चयन होना चाहिए। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों से ही संभव है। अब पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज, जीवन और अनुभव से जुड़ गया है। नंबर 6, अन्वेषण और अनुसंधान। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को वैज्ञानिक दिशा दी है। अब शिक्षक केवल अनुभव से नहीं बल्कि प्रयोग और आंकड़ों के आधार पर सिखाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरणों से शिक्षक छात्रों की स्मरण शक्ति, कल्पना, बुद्धि और रुचि का आकलन कर सकता है। इन अनुसंधानों से शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि सुधारने का अवसर मिलता है। अब शिक्षा केवल कला नहीं बल्कि विज्ञान भी बन चुकी है। नंबर 7, छात्रों का मार्गदर्शन। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शक बनता है। शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि कैसे शिक्षक बच्चों की इच्छाओं, प्रवृत्तियों और भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा में ले जाए। कभी-कभी बच्चे खुद अपनी समस्याओं का हल खोज सकते हैं, बस शिक्षक को सही वातावरण बनाना होता है। नंबर 8, बालकों की समस्याओं की जानकारी। हर बच्चे के जीवन में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत या व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। कभी ध्यान की कमी, कभी आत्मविश्वास की कमी, तो कभी घर का तनाव। ये सब पढ़ाई पर असर डालते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ये सिखाता है कि वो इन समस्याओं के मूल कारणों को समझे और मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनका समाधान करे। इस तरह शिक्षक न केवल पढ़ाने वाला बल्कि सच्चा सहायक और मार्गदर्शक बन जाता है। तो दोस्तों, अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की आत्मा है। ये शिक्षक को सिखाता है कि कैसे वो अपने विद्यार्थियों के मन को पढ़ सके, उनकी सोच को समझ सके और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। इसलिए शिक्षा प्रशिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान को अनिवार्य स्थान दिया गया है, क्योंकि यही शिक्षक को सिर्फ अध्यापक से सच्चा मार्गदर्शक बनाता है। नंबर 9, मानसिक स्वास्थ्य। उत्कृष्ट अधिगम के लिए छात्र और अध्यापक दोनों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत जरूरी है। बहुत से छात्र मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ये सिखाता है कि कैसे छात्रों की मनोदशा और व्यवहार को समझा जाए, और यदि कोई छात्र सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता या किसी मानसिक समस्या से पीड़ित है तो उसे उचित निदान और उपचार कैसे दिया जाए। नंबर 10, अभिवृत्ति परिवर्तन। अध्यापक प्रशिक्षण का उद्देश्य है छात्र अध्यापकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। कक्षा में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अगर शिक्षक में आत्मविश्वास है कि वो इन्हें सुलझा सकता है तो छात्रों को संतुष्ट और प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षक पाठ्यवस्तु का सही नियोजन करता है, कक्षा का उपयुक्त वातावरण बनाता है और इस प्रक्रिया में छात्र में धनात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है। शिक्षक को ये समझना होगा कि अधिगम के प्रति लगाव को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से आता है। नंबर 11, अनुशासन में सुधार। शारीरिक दंड अब शिक्षा मनोविज्ञान में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी छात्र को डराने या दंड देने से उसकी सीखने की प्राथमिकता कम हो जाती है। डर सीखने में बाधा डालता है। आज शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि प्रेम और सहयोग से समस्या का समाधान किया जाए। यदि शिक्षक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है तो छात्रों में आंतरिक अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार विकसित होता है। नंबर 12, शिक्षण सामग्री का चयन। सिर्फ शिक्षक का ज्ञान ही काफी नहीं, उसे सही पाठ्य सामग्री और सहायक उपकरण का चयन भी आना चाहिए। शिक्षण सामग्री को क्रमबद्ध रूप से पेश करना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग कठिन अवधारणाओं को सरल बनाता है। अधिगम अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। जैसा कि एडम्स महोदय कहते हैं कि अध्यापक शिक्षा का एक ध्रुव है। गुरु को विषय वस्तु, संगठन और शिष्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 13, प्रशासनिक सुधार। आज के समय में विद्यालय प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।
प्रशासन की समस्याएं आपसी वार्तालाप, प्रेम और सहानुभूति से सुलझाई जाती हैं। अध्यापक छात्रों की सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें समायोजित कर सकता है। इससे छात्र और शिक्षक दोनों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यवहार संतुलित रहता है। नंबर 14, मूल्यांकन। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि क्या उसकी योजनाएं प्रभावशाली ढंग से लागू हो रही हैं। शिक्षक शिक्षण और परीक्षण को साथ साथ चलाता है। छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान, उनके व्यवहार और परिवर्तन, इन सभी का मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान से किया जाता है। अगर शिक्षक देखता है कि किसी विधि का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सुधार कर सकता है। नंबर 15, व्यवहार को सुधारना। रूसो ने कहा है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ाना है। छात्र के व्यवहार में सुधार केवल मनोविज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। शिक्षा का मतलब है मानव व्यक्तित्व का विकास। अगर छात्र के छिपे हुए व्यवहार का समाधान ना हुआ, तो उसमें अवांछित प्रवृत्तियां और अधूरा व्यक्तित्व बन सकता है। थॉमस फुलर ने भी कहा, एक अच्छा शिक्षक वो है जो अपने शिष्यों के स्वभाव का अध्ययन उतनी ही चतुराई से करता है जितनी होशियारी से वह पुस्तक पढ़ता है। निष्कर्ष, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सिर्फ अध्यापन तकनीक नहीं, बल्कि छात्रों की मानसिकता, व्यवहार और विकास को समझने की शक्ति देता है। यही कारण है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसे अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं विद्यार्थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट्स। शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें खुद को, अपने अधिगम को और सामाजिक वातावरण को समझने में मदद करता है। 1. स्वयं की समझ। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को उनके बौद्धिक योग्यता, क्षमताओं, रुचियों और अभिक्षमताओं से परिचित कराता है। इससे उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलती है। 2. अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन। विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं और प्रेरणाओं का ज्ञान होता है। पुनर्बलन और प्रोत्साहन से उनकी शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों में वृद्धि हो सकती है। 3. स्मृति, धारणा और विस्मरण। स्मृति और विस्मरण के नियम जानकर वे अधिगम में सही तकनीक अपनाना सीख सकते हैं। धारणा को स्थायी बनाना और विस्मरण को कम करना उच्च प्रदर्शन के लिए जरूरी है। 4. ध्यान और थकान पर नियंत्रण। ध्यान केंद्रित करने के कारक और थकान या ऊब से बचने की तकनीकें सीखकर विद्यार्थी अधिक उत्पादक और सक्रिय रह सकते हैं। 5. उपलब्धि और डर का प्रबंधन। सफलता का भय यानी फियर ऑफ सक्सेस और असफलता से बचने की प्रवृत्ति यानी अवॉइडेंस ऑफ फेलियर को समझकर शिक्षक विद्यार्थियों को इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी करा सकते हैं। ये केवल अधिगम के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सफलता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 6. सामूहिक व्यवहार और समूह गतिशीलता। कक्षा और बाहर सामूहिक व्यवहार और समूह गतिशीलता को समझकर विद्यार्थी उचित सामाजिक व्यवहार और बेहतर समायोजन कर सकते हैं। 7. दूसरों का व्यवहार समझना। मनोविज्ञान की मदद से विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझ सकते हैं। इससे वे सामाजिक परिस्थितियों में सही व्यवहार अपनाकर अच्छा सामाजिक समायोजन कर सकते हैं। 8. व्यक्तित्व, चिंतन और कल्पना का परीक्षण। यदि कक्षा में विद्यार्थियों पर व्यक्तित्व और कल्पना परीक्षण किए जाएं, तो वे अपने गुणों और विशेषताओं को समझ सकते हैं। ये उनके आत्मसंवर्धन और आत्मविश्वास के लिए बेहद लाभकारी है। निष्कर्ष, अधिगम और शिक्षण परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान न केवल शिक्षक बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। ये उन्हें खुद को जानने, सीखने की प्रक्रिया सुधारने और सामाजिक वातावरण में सही ढंग से समायोजित होने में मदद करता है। मनोविज्ञान के शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मनुष्य में वांछित परिवर्तन लाती है। मनोविज्ञान बताता है कब, कितना और कैसे परिवर्तन संभव है। इस तरह शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध स्वाभाविक है। मनोविज्ञान शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है ताकि हर कार्य प्रभावी हो। शिक्षा और मनोविज्ञान के योगदान। 1. शिक्षा और व्यवहार का संबंध। ब्राउन कहते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। पिल्सबरी कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है।
इससे साफ है कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और मनोविज्ञान इसे समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 2. मनोविज्ञान का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव। ये शिक्षा के उद्देश्य तय नहीं करता, लेकिन उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं स्पष्ट करता है। अलग अलग स्तरों पर उद्देश्य और उनकी सीमा निर्धारित करना आसान होता है। 3. बालक के महत्व पर प्रभाव। पहले शिक्षा विषय प्रधान और शिक्षक प्रधान थी। मनोविज्ञान ने इसे बालक केंद्रित शिक्षा में बदल दिया। अब शिक्षा बालक के स्वभाव, रुचि और क्षमताओं के अनुसार होती है। 4. बालकों की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रभाव। मनोविज्ञान ने दिखाया कि बालक की रुचियां और आवश्यकताएं उम्र के अनुसार बदलती हैं। उदाहरण, बाल्यावस्था में खेल, किशोरावस्था में कार्य और ज्ञान में संतुलन। 5. बालकों की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। पहले शिक्षा में बालकों की रुचियों का कोई स्थान नहीं था। मनोविज्ञान ने सिद्ध किया कि जिस कार्य में रुचि होती है उसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। अब शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों और रुचियों पर आधारित है। 6. व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर प्रभाव। पहले सभी बालकों के लिए एक समान शिक्षा। अब मनोविज्ञान के अनुसार मंद बुद्धि, पिछड़े या शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाती है। कुपुस्वामी कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शैक्षिक कार्यक्रम को बेहतर बनाता है। 7. पाठ्यक्रम में सुधार। पहले पाठ्यक्रम सभी के लिए एक समान था। अब मनोविज्ञान के आधार पर आयु, रुचि और मानसिक क्षमता के अनुसार विभाजन किया जाता है। उदाहरण, 8वीं कक्षा के बाद साहित्य, विज्ञान, कला में विकल्प। बालक अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन और विकास कर सकता है। निष्कर्ष, मनोविज्ञान ने शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। शिक्षा अब बालक केंद्रित, रुचि आधारित और विकासोन्मुखी है। शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम और शिक्षकों का व्यवहार वैज्ञानिक और प्रभावी हुआ है। यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आज हर शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। 8. पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देना। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था केवल बालक का मानसिक विकास। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला, संगीत आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मनोविज्ञान ने इन सहगामी क्रियाओं को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज विद्यालयों में इन गतिविधियों का संपूर्ण आयोजन और प्रबंधन किया जाता है। नवबालकों को सीखने में सहायता। पहले शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को नहीं समझते थे। बालक एक ही बात अलग समय में अलग तरह सीखते थे। मनोविज्ञान ने सीखने के नियम बनाए जिससे बालक कम समय में बेहतर सीख सकें। उदाहरण, खेल, प्रयोग और अनुभवात्मक गतिविधियां। 10. शिक्षण विधियों का सुधार। प्राचीन शिक्षा में बालक मौन श्रोता थे, केवल कंठस्थ करना होता था। मनोविज्ञान ने सक्रिय शिक्षण विधियां सुझाईं। खेल खेल में सीखना, रेडियो, चलचित्र, पर्यटन द्वारा सीखना, प्रयोग और अनुभव आधारित शिक्षा। रायबन ने मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 11. अनुशासन की नई विधियां। पहले केवल शारीरिक दंड और भय। आज मनोविज्ञान ने दिखाया प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति अधिक प्रभावी। अनुशासनहीनता के कारणों की खोज और सकारात्मक समाधान सुझाए जाते हैं। 12. मूल्यांकन की नई विधियां। केवल मौखिक और लिखित परीक्षा। मनोविज्ञान ने सुझाया बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का सही मूल्यांकन संभव है। 13. शिक्षक की सफलता में सहायता। डेवर ने मनोविज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं। शिक्षक बिना मनोविज्ञान के ये नहीं जान सकता कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हुआ या नहीं। 14. संबंध त्रयी के विकास में सहायता। रायबन के अनुसार शिक्षा में 3 संबंध महत्वपूर्ण हैं। 1. बालक और शिक्षक, 2. बालक और समाज, 3. बालक और विषय। मनोविज्ञान इन संबंधों के उचित विकास में शिक्षक की मदद करता है। 15. पूर्व ज्ञान पर आधारित नया ज्ञान। शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान बताता है कब, कितना और कैसे। स्टाउट ने नवीन ज्ञान का विकास हमेशा पूर्व ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। इससे शिक्षक बच्चों को ज्ञान सुलभ और व्यवस्थित रूप से सिखा सकता है। निष्कर्ष, मनोविज्ञान ने शिक्षा को सूक्ष्म और व्यापक आयाम दिए, शिक्षा को जनोपयोगी और व्यक्ति विकास के लिए सार्थक बनाया, छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण कर शिक्षा को विशिष्ट योगदान दिया। डेविस ने मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योगदान दिया है। बीएन झा ने शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। आज के परिवर्तनशील युग में शिक्षा के जितने भी विकास और परिवर्तन हो रहे हैं वे सब मनोविज्ञान की देन हैं।
पहले की नीरस, बोझिल और दबाव वाली शिक्षा ने बालक के मन को कुंठित किया, लेकिन मनोविज्ञान ने प्रयोग और परीक्षणों के माध्यम से शिक्षा के रहस्यों को उजागर किया। क्रो एवं को के अनुसार मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। इसने शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है और मनोविज्ञान को शिक्षा का मूल साधन बना दिया। नंबर 1, शिक्षा का अध्ययन संभव बनाना। मनोविज्ञान में मानव और पशु पक्षियों की व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए निरीक्षण, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता आवश्यक होती है। ये क्षमता शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा ही शिक्षा का अध्ययन सार्थक होता है। नंबर 2, शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखना। मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम आने वाली पीढ़ी तक शिक्षा द्वारा पहुंचते हैं। अगर इसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए तो ज्ञान कैसे सुरक्षित रहेगा? शिक्षा के माध्यम से ही मनोविज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग और विस्तार संभव है। नंबर 3, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि। शिक्षा शोध कार्य और प्रयोगों को बढ़ावा देती है। इससे मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास होता है। नई शोधों के आधार पर विषय सामग्री में विस्तार और समृद्धि आती है। निष्कर्ष, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक दिशा और उपयोगिता देती है। मनोविज्ञान ने विशिष्ट बालकों, प्रतिभाशाली, विकलांग, मंदबुद्धि, अपराधी या समस्याग्रस्त बालकों के लिए नए आयाम सुझाए। शिक्षा और मनोविज्ञान का सहयोग शिक्षक, छात्र और शैक्षिक परिवेश में नवीन ज्ञान और कौशल लाता है। विलियम जेम्स के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान सम्मत रहा है। शिक्षण की अनेक तकनीकों के बावजूद मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन उनकी नियति है। मनोविज्ञान हमें गलत धारणाओं, नियमों और त्रुटियों से बचाता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक और व्यवहारिक विषय है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्किनर का दृष्टिकोण। स्किनर में कहा है, टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एज गाइड्स ऑफ द यंग। टू सच अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी हैज़ मच टू कंट्रीब्यूट। इसका अर्थ है, शिक्षक को अपने छात्रों को समझना जरूरी है ताकि संस्कृति और समाज की समझ आ सके, और शिक्षक को स्वयं को बालकों का मार्गदर्शक समझना चाहिए। इस अवबोध में मनोविज्ञान बहुत योगदान दे सकता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता। कक्षा शिक्षण और बच्चों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता। अपने शिक्षण कार्य को सफल और छात्रों के अधिगम को लाभप्रद बनाने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य प्रयोग करना चाहिए। एलिस क्रो का दृष्टिकोण। एलिस क्रो ने कहा, The teacher should be prepared to apply in his teaching activities the psychological principles that are basic to successful teaching and effective learning. मतलब शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिद्धांत सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। सार। 1. शिक्षक का कार्य केवल विषय पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों को समझना और मार्गदर्शन देना भी है। 2. मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की मानसिक अवस्था, रुचियों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। 3. इसे प्रयोग में लाकर शिक्षक कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली और रोचक बना सकता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी फॉर टीचर। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह न केवल शिक्षक को खुद को समझने में मदद करता है बल्कि छात्रों को सही तरीके से पढ़ाने और मार्गदर्शन करने में भी मदद करता है। बाल विकास का ज्ञान। मनोविज्ञान से शिक्षक को बालकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान शिक्षक को सही पाठ्य विषय और क्रियाओं के चुनाव में सफलता दिलाता है। बाल स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान। शिक्षक को बच्चों के स्वभाव और व्यवहार की समझ मिलती है।
रायबर्न कहते हैं, हमें बाल स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। यह ज्ञान शिक्षक को अधिक प्रभावी और सफल शिक्षण में मदद करता है। चरित्र निर्माण में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को नैतिक गुण विकसित करने की विधियां बताता है। इससे बच्चे में सकारात्मक और मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। छात्रों का ज्ञान। शिक्षक को अपने छात्रों की रुचियों और क्षमताओं का पता होना चाहिए। डगलस और हॉलैंड कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के अध्ययन से संबंधित है और यह शिक्षक के ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान। बच्चों को चाहिए प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और स्वीकृति। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह समझाता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने से विकास स्वाभाविक होता है। स्किनर का कहना है, अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोखी आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। बच्चों की रुचियां, योग्यताएं और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझकर शिक्षण दें। मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। मैकडोगल कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। शिक्षक इन प्रवृत्तियों को समझकर छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। मनोविज्ञान शिक्षक को व्यक्तित्व विकास के लिए सही विधियां सुझाता है। कक्षा की समस्याओं का समाधान। कक्षा में समस्याएं हैं अनुशासनहीनता, पिछड़ापन, बाल अपराध आदि। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को समस्याओं के कारण समझने और समाधान करने में मदद करता है। प्रोफेसर सुरेश भटनागर कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू द टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। अनुशासन में सहायता। मनोविज्ञान नवीन अनुशासन विधियां बताता है। मेलवी कहते हैं, जो शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं, उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां कम आती हैं। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। मनोविज्ञान बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण करता है। स्किनर कहते हैं, उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास और सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उचित शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षक जान सकता है कि कौन सी विधि बच्चों को बेहतर सिखा सकती है। स्किनर कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने में सहायता देता है। मूल्यांकन की नई विधियां। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक। शिक्षक जान सकता है कि उसने कितना ज्ञान प्रदान किया और छात्र जान सकता है कि उसने कितना सीखा। स्किनर कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपनी कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। सारांश। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को स्वयं, बालकों और कक्षा की पूरी स्थिति समझने में मदद करता है। यह कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण, अनुशासन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के शिक्षक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। निष्कर्ष। शिक्षक और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का रहस्य है। बिना इसके सहारे शिक्षक अक्सर अकुशलता और असफलता के बीच फंस सकता है और अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा कठिनाई में समाप्त कर सकता है। हमारा ये अकाट्य तर्क है कि मनोविज्ञान शिक्षक को हर कदम, हर क्षण मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। समर्थकों के विचार। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। कोलिस्निक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को निर्णय लेने में सहायता करता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करे। ब्लेयर के अनुसार अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक विधियों का पालन करके शिक्षक के कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा सकता। गैरिसन और अन्य का विचार है कि यदि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो हम जानते हैं कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी। इस प्रकार हमारा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक का मार्ग केवल कक्षागत शिक्षण के लिए ही नहीं प्रशस्त किया, बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समाज में व्याप्त समस्याओं को पहचानने में मदद की, समायोजन और कार्यकुशलता विकसित की और नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को सक्षम बनाया। संक्षेप में, शिक्षक का मार्गदर्शन, सफल शिक्षण, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और समाज में सकारात्मक योगदान सब मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव है।